नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2022 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल SKMCH मुजफ्फरपुर में 11 जुलाई को होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के सौजन्य से देश की पहली वन हेल्थ लैब शुरू हुई। इसका उद्घाटन सूबे के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। इस लैब को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के तकनीकी सहयोग से पैथोलॉजी विभाग और डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की ओर से संचालित किया जाएगा। वन हेल्थ लैब शुरू करने के लिए एक निजी दवा कंपनी ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30। 17 बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पर है, तो सेकेंड लास्ट पोजीशन पर है। आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर रहने वाला बड़ा राज्य है। रैंकिंग सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पहले और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है। यह है बिहार का फेवरेट डिश, लिट्टी चोखा। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा में आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने 12 जुलाई को शताब्दी स्मृति स्तंभ यही है का अनावरण किया। पीएम मोदी ने शताब्दी स्मृति उद्यान में कल्पतरु का पौधा भी लगाया। इन्होंने रिमोट से बिहार विधानसभा के संग्रहालय और अतिथिशाला का शिलान्यास भी किया। विधानसभा परिसर स्थित उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण किया गया था। पीएम ने पुस्तक इतिहास के झरोखे से जानिए अपने विरासत का भी लोकार्पण किया। बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ यही है पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर किस मूर्तिकार ने किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरुण पंडित। 2 करोड़ 59 लाख रुपए में बना 40 फीट का यह स्तंभ 2 हिस्से में बना है। पहला जो हिस्सा ये वाला भाग देख रहे हैं आप, यह जैसलमेर के सैंड स्टोन से निर्मित 25 फीट का अष्टकोणीय स्तंभ है और दूसरा इसके ऊपर में 15 फीट ऊंचा ब्रॉन्ज और ब्रास मेटल से निर्मित बोधि वृक्ष है। तो इस बोधि वृक्ष को पटना निवासी अरुण पंडित ने बनाया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के 7वें संस्करण की ओवरऑल रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। इस बार भी ओवरऑल कोटि में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के एकमात्र संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना ने जगह पाई है। IIT पटना को इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 49.47 अंकों के साथ रैंकिंग क्या रही? 59th। पिछले साल यह 51वें स्थान पर था, तो 8 अंकों का नुकसान वैसे हुआ है। रिसर्च कोटि में IIT पटना 6 स्थान ऊपर चढ़ा है। इस बार इसे 41वां स्थान मिला है रिसर्च में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के 7वें संस्करण की इंजीनियरिंग कोटि में बिहार के कितने संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 संस्थानों ने। इंजीनियरिंग कोटि में IIT पटना को 33वां रैंक मिला है। पिछले साल IIT पटना का स्थान 21वां था, तो 12 अंकों का नुकसान हुआ है IIT पटना को इंजीनियरिंग कोटि में। और NIT पटना 9 पायदान ऊपर चढ़कर 63rd पोजीशन पर पहुंच गया है। तो इंजीनियरिंग कोटे में 2 संस्थान है बिहार के, IIT पटना और NIT पटना। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोध गया को प्रबंधन कोटि में 73rd पोजीशन हासिल हुआ है, तो टॉप 100 में है ये। फार्मेसी कोटि में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर ने 75वां स्थान हासिल किया है, ये भी टॉप 100 में। NIT पटना को आर्किटेक्चर की कोटि में 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की
पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी पीडीएफ ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा। एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 12,000 करोड़ रुपए के टैक्स संग्रह के लक्ष्य के मुकाबले बिहार में कितना टैक्स संग्रह हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14,600 करोड़ रुपए। इसमें आयकर हुआ है
10,000 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट टैक्स 4500 करोड़ रुपए। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 4,000 करोड़ अधिक है। कोरोना के कारण 2020-21 में आयकर संग्रह का लक्ष्य घटाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया था। इसमें 10,500 करोड़ रुपए का टैक्स संग्रह हुआ था, यानी लक्ष्य से ज्यादा ही हुआ था। इससे पहले 2019-20 में देखेंगे तो 12,000 करोड़ टैक्स का संग्रह था और हुआ था कितना, 12,300। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य कितना रखा गया है, वो लक्ष्य रखा गया है 17,500 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार का राजस्व घाटा कितना रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 29,827 करोड़ रुपए। 30 जून को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 18 साल बाद बड़े राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ा है। बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़कर 29,827 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य को 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हुआ है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा का कार्यकाल इनके 75 वर्ष की आयु होने तक रहेगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपने राज्य में स्थापित करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य है। इससे पूर्व गुजरात व हरियाणा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के दायरे में चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े सभी कोर्स आ जाएंगे। राज्य सरकार सभी अनुमंडलों में एएनएम और सभी जिले में एक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के संस्थान स्थापित कर रही है, जिनका संचालन भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय यानी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 की धारा 11(4) और 11(5) के प्रावधानों के आलोक में एनआईटी पटना के उप निदेशक प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को नियुक्त किया गया है। कुलपति के पद पर ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने वर्ष 2006 में एनआईटी पटना में मैकेनिकल विभाग में योगदान दिया था और अब तक एनआईटी के विकास और बदलाव के साक्षी रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में एनआईटी पटना टॉप 100 इंस्टीट्यूट में शामिल है। पुस्तक सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुधीर कुमार कटरियार। पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुधीर कुमार कटरियार द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वीपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह समारोह पटना के मौर्या होटल में संपन्न हुआ है। ये जो पुस्तक है इसके 4 खंड हैं। पुस्तक में न्यायपालिका के स्वर्णिम इतिहास के साथ ही न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र और इसके दायरे में विस्तार से चर्चा की गई है। पुस्तक फ्रॉम पीएचसी टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एचएन दिवाकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एचएन दिवाकर द्वारा लिखी पुस्तक फ्रॉम पीएचसी टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अ जर्नी ऑफ एफर्ट, स्ट्रगल एंड ट्रियम्फ का विमोचन किया। पुस्तक में डॉक्टर दिवाकर ने अपने अनुभव पर राजवंशी नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी से लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा सेंटर के बनने की विकास यात्रा का उल्लेख किया है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान एक बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण को चोट लगी थी, तब उन्हें इलाज के लिए नजदीकी राजवंशी नगर पटना में स्थित अस्पताल में लाया गया था और अब ये सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर बन गया है। पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसवीईपी के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्या और मोएत्री। ग्रामीण उद्यमिता पर बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी आर्या की किताब देश भर के लिए मॉडल बन गई है। आर्या और पश्चिम बंगाल की मोएत्री की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर एसवीईपी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय काम करेगा। महिला और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने, रुकावटें दूर कर हल निकालने में यह किताब राह दिखाती है। 15 राज्यों में शोध के बाद 1.5 साल में आर्या की यह पुस्तक पूरी हुई है।
ग्रामीण विकास विभाग ने इसे लॉन्च किया है। मंत्रालय इसमें सुझाए गए तरीकों के आधार पर योजना बनाने की पहल करेगा। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले के थावे के वन परिसर में बनेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 नगर वन परिसर क्षेत्र को जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन के लिहाज से नगर वन योजना से विकसित किया जा रहा है। इसमें शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थावे मंदिर के समीप लगभग 13 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले वन परिसर क्षेत्र का भी चयन किया गया है। यह तमिलनाडु के सलेम के पेरियार विश्वविद्यालय की तरह ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना है। प्रस्तावित वन परिसर में तमिलनाडु की तरह भीमा प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बांस दूसरे पौधों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। दुर्गावती जलाशय जिसे करमचत बांध भी कहा जाता है, कैमूर जिले के करमचत गांव के पास स्थित एक जल भंडारण बांध है। इस परियोजना की आधारशिला 1976 ईस्वी में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जगजीवन राम ने रखी थी। यहाँ कुदरा चेनारी मलाहीपुर सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। अभी न्यूज में क्यों है? बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जानकारी दी कि बिहार में पहली बार प्रयोग के तौर पर इस जलाशय के नहर के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को जोड़ा जा रहा है। बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड्स 2022 का कौन सा पुरस्कार हासिल हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पुरस्कार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई विभाग उड़ीसा सरकार को एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार और उद्योग विभाग की तरफ से यह पुरस्कार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली में विज्ञान भवन में हासिल किया। हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार किस स्थान पर रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। प्रतियोगिता 15 जून से 4 जुलाई तक चला। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी है और यह ट्रॉफी उप विजेता की ट्रॉफी है। हरियाणा को हराकर बिहार की अंडर 17 बालिका फुटबॉल टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। तो चैंपियन कौन रही है? दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली ने इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में इस प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर बिहार को 1 गोल से हराया और बिहार को दूसरा स्थान मिला। किसानों के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मेरा गांव मेरा बैंक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन पटना में किस बैंक द्वारा किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक सुरेंद्र राणा सहित बैंक के उच्चाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत बिहार व झारखंड के गांवों में जाकर किसानों से संपर्क किया। प्रथम चरण में 45 गांवों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के तहत स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, सार्वजनिक केंद्रों को पंखे, खेल सामग्री, स्कूल बैग, सोलर लैंप, वाटर प्यूरिफायर, किताबें, लेखन सामग्री आदि दी गई। तो ये पटना प्रमंडल में एसबीआई द्वारा किया गया। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी करने में बिहार देश में किस स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। बिहार के 90% अस्पतालों द्वारा ऑनलाइन ऑक्सीजन की खपत की जानकारी दी जा रही है। बिहार के 599 सक्रिय अस्पतालों में 538 द्वारा ऑक्सीजन खपत की जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि पहले स्थान पर रहा है सिक्किम, जहां पर 5 अस्पताल है और सभी द्वारा ऑक्सीजन की खपत की जानकारी दी जा रही है। तो 100% बिहार 90% के साथ दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। केंद्र द्वारा बनाए गए ओ डैश पोर्टल यानी ऑक्सीजन डिमांड एग्रीगेशन सिस्टम पर राज्यों में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी की जा रही है। आम के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। न्यूज में क्यों है? 25 से 26 जून 2022 को पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दीघा या मालदह हो, भागलपुर का जर्दालू या बक्सर
का चौसा, बिहार में उत्पादित इन आमों की लोकप्रियता देश विदेश में है। बिहार में सभी फलों के कुल उत्पादन में अकेले आम की हिस्सेदारी कितना है? 50% है। राज्य में आम का वार्षिक उत्पादन कितना होता है? 15.5 लाख टन होता है। आम उत्पादन का राष्ट्रीय औसत देखेंगे तो वो है 8.94 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, जबकि बिहार का उससे अधिक है, 9.09 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। भागलपुर के जर्दालू आम को वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, ध्यान में रखिएगा। मार्च 2022 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में साख जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो कितना रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 52.96%। राज्य में बैंकों ने कर्ज देने में उदारता दिखाई है, इसकी वजह से सीडी रेशियो अब तक के सर्वोच्च स्तर 52.96% तक पहुंच गया है। पहली बार साख जमा अनुपात 50% के पार पहुंचा है। पिछले वर्ष देखेंगे मार्च 2021 का जो क्लोजिंग हुआ था 2020-21 का, उसमें सीडी रेशियो था 46.40%। तो इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है 6.56% की। हालांकि राष्ट्रीय औसत देखेंगे तो वह है 72% और अभी भी बिहार राष्ट्रीय औसत से लगभग 19% कम है। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई SLBC यानी राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 81वीं त्रैमासिक बैठक में उक्त बातें सामने आई है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में बिहार के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के कितने लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपये। तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 29 जुलाई को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च की। साथ ही स्टार्टअप के तहत प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ देने के लिए स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया। सीड फंडिंग के बाद भी स्टार्टअप्स के ग्रोथ में या उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, ट्रेनिंग या मार्केटिंग में मदद चाहिए, तो इसके लिए भी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। 88वें बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस जिले ने ओवरऑल चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। बिहार राज्य एथलेटिक्स संघ एवं बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण पटना के संयुक्त तत्वावधान में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग में संपन्न हुई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब रोहतास ने लगातार दूसरी बार जीता है। रोहतास जिले के खिलाड़ियों ने कुल 120 अंक प्राप्त किए और पहले पोजीशन पर रहा। भागलपुर की टीम 98 अंक के साथ राज्य में दूसरे स्थान पर रही। शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोधपरक पुस्तक लिखने के लिए किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुरली मनोहर श्रीवास्तव। मुरली ने बताया कि बिस्मिल्लाह खां की दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बायोग्राफी हिंदी में प्रकाशित हो, इसीलिए उनके सानिध्य में रहकर इस पुस्तक की रचना की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 नवंबर 2009 को इस पुस्तक का विमोचन किया था। बक्सर जिले के डुमरांव के मूल निवासी मुरली मनोहर ने बिस्मिल्लाह खां पर पुस्तक के अलावा 2 डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इसमें एक सफर ए बिस्मिल्लाह है। इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि के लिए यूके में नामित किया गया है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में वोटों का कुल मूल्य कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 81,066। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुआ? बिहार में 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा मिलाकर कुल 56 सांसद हैं और राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का वैल्यू देश भर में कितना है? 700। तो 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 39,200। साथ ही यहाँ की विधानसभा में विधायकों की संख्या कितना है? 243। लेकिन AK-47 मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्य के रूप में राजद के अनंत सिंह की सदस्यता छिन गई, तो विधायकों की संख्या रह गई 242 और एक विधायक का मूल्य था 173। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 41,866 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये संख्या आएगी वो है 81,066। आप सभी जान रहे हैं इस चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सफलता प्राप्त की है और इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है। महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य बना है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 2 साल में लड़कियों को माहवारी में स्वच्छता अपनाने के साथ संक्रमण और सोच में परिवर्तन लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक
हरजोत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार राज्य में 58% महिलाएं माहवारी के दौरान स्वच्छता के रूप में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस कार्य योजना के तहत 2 साल में इस प्रतिशत को बढ़ाकर 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। 8वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं के लिए सभी तरह के विद्यालयों में साफ सफाई से लेकर सैनिटरी वेंडिंग मशीन के साथ पैड की व्यवस्था की जाएगी। पिछले 15 वर्षों में जमीन की उत्पादकता सबसे कम गिरने में बिहार की रैंक पूरे देश में क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा, केवल 8 राज्यों में ही 80% क्षरित भूमि है। इसमें मिजोरम और पंजाब की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। मिजोरम में तो 188% भूमि का क्षरण हुआ है, जबकि पंजाब में यह प्रतिशत रहा है 80%। बिहार में यह रफ्तार कम है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रहा 12% और उसके बाद बिहार, जहां पर इन 15 सालों में क्षरण हुआ है मात्र 13%। इसके पीछे कौन कौन सा कारण है? सबसे बड़ा कारण है यहाँ की पारंपरिक खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें किसान अनाज, सब्जी समेत कई फसलों का उत्पादन करते हैं। ऐसे में एक उत्पाद दूसरे के लिए इनपुट हो जाता है। किसान अब भी सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। यह दूसरा बड़ा कारण रहा। और तीसरा कारण है गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भी उत्पादकता बढ़ती है। और चौथा कारण है बिहार में कृषि रोडमैप लागू हुआ है, तो सभी ने मिलकर के बिहार में जमीन की उत्पादकता को कम गिरने में सहायता की है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखी गई मराठी फिल्म सुमी को 2 श्रेणियों में सफलता हासिल हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संजीव झा। पहली श्रेणी है वो है बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, जो कि पूरी फिल्म को दी गई है, और दूसरी बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, जिसके तहत फिल्म के दोनों बाल कलाकारों आकांक्षा पिंगले और दिव्येश इंदुलकर को देने की घोषणा हुई है। संजीव कुमार झा मूल रूप से पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। संजीव साल 2019 में फिल्म जबड़िया जोड़ी का स्क्रीन प्ले लिखने के साथ कई अन्य फिल्मों व फीचर फिल्म तथा वेब सीरीज के लिए लिख चुके हैं, और लीक से हटकर लिखना इनकी फितरत है। एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 का निम्नलिखित में से कौन सा बिजली संयंत्र बिहार में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाढ़। यह पटना जिले में आता है। न्यूज में क्यों है? बिहार के बिजली घरों से रिकॉर्ड बिजली उत्पन्न हुई है। संयुक्त उद्यम यानी ज्वाइंट वेंचर और सहायक कंपनियों को मिलाकर एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 की इकाइयों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 17,671 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में यह उत्पादन से 30.48% अधिक है। यह अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन है। एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित कुल 8 परियोजनाओं में 10,510 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, जबकि 3,720 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है। बिहार में बिजली संयंत्र कौन कौन से हैं? ध्यान में रखिएगा, एनटीपीसी का 5 है। कहलगांव, बाढ़, नवीनगर, बरौनी और चौसा। तो बाढ़ ऑप्शन में था, तो ये सही जवाब। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS के तहत वर्तमान में बिहार में लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.1 लाख। ICDS के तहत वर्तमान में राज्य में 1,12,094 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें वास्तविक रूप से अभी 1.1 लाख आंगनबाड़ी केंद्र ही क्रियाशील हैं। इन केंद्रों में 99,23,915 लाभार्थी हैं, यानी लगभग 1 करोड़। इनमें 0 से 6 साल के बच्चे, किशोरी व गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं शामिल हैं। न्यूज में भी क्यों है? समाज कल्याण विभाग ने राज्य में 22,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना और इसके अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त 2,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, जुलाई 2022 से बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो 30 MCQs में शामिल किए गए हैं। लेकिन दोस्तों,
इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावे और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं, और इसीलिए हमने चलते चलते सेक्शन का यह अतिरिक्त करंट अफेयर्स सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इन अतिरिक्त करंट अफेयर्स को वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।